यह मूवी एक आदमी पर आधारित है जिस पर अमेरिकी सरकार के खिलाफ जासूसी करने का गलत आरोप लगाया गया है और उसे दोषी ठहराया गया है। उसे रिहा करने की पेशकश की जाती है बशर्ते उसे राष्ट्रपति की बेटी को अंतरिक्ष की एक जेल से छुड़ाना होगा जिसे हिंसक कैदियों ने पकड़ लिया है। यह कहानी एक्शन और फाइट से भरपूर है, तो आइए शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्टिंग सीन 2079 वाशिंगटन डीसी का दिखाया जाता है, जहां पर एक सीआईए एजेंट स्नो से सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर स्कॉट लैंगलर पूछताछ कर रहे हैं। डायरेक्टर जानना चाहते हैं कि पिछली रात एक कमरे में कर्नल फ्रैंक के साथ क्या हुआ था। हालांकि स्नो मजाकी अंदाज में जवाब देता रहता है, जिससे उसे एक अधिकारी से कई घूंसे मिलते हैं। कई बार सहने के बाद स्नो आखिरकार पिछली शाम की घटनाओं का खुलासा करता है। जैसा कि वह बताता है, हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। स्नो वर्तमान में एक अज्ञात हमलावर के साथ लड़ाई के बीच में है। उनका भयंकर झगड़ा तब तक जारी रहता है जब तक स्नो एक पिस्तौल नहीं उठा लेता और हमलावर को मार नहीं देता। कुछ ही देर बाद उसे अपने दोस्त में से एक इमरजेंसी कॉल आता है, जो उसे सूचित करता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे तुरंत उस जगह को छोड़ने का रिक्वेस्ट करता है। स्नो अभी भी मरते हुए कर्नल से बात करने के लिए कुछ समय लेता है। इसके तुरंत बाद एक आर्म पुलिस फोर्स उस पर घात लगाकर हमला करती है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। स्नो छत तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उसे निराशा होती है। बचने की बेताब कोशिश में स्नो एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर द्वारा पकड़ा जाता है। कोई और विकल्प न होने पर वह इमारत से कूद जाता है, जिससे वह दूसरी इमारत की खिड़की से टकराकर सीधे जमीन पर गिर जाता है। कुछ मामूली चोटें लगने के बावजूद वह पीछा कर रहे पुलिस बल से भागता रहता है। कुछ ही देर बाद उसे एक मोटरसाइकिल मिलती है, जिसे वह चुरा लेता है। वह उस पर सवार हो जाता है और वह पूरी गति से हाईवे पर दौड़ता है और साथ ही मेस को फोन करता है तथा उसे मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए कहता है। स्नो अंत में मेट्रो तक पहुंचने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वह एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। बदकिस्मत से ट्रेन चलने वाली थी। वह दरवाजा बंद होने से पहले ही ब्रीफकेस अंदर फेंक देता है, जिसे उसका दोस्त सुरक्षित उठा लेता है। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस अधिकारी स्नो को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वर्तमान में वापस स्कॉट उस पर कर्नल की हत्या का आरोप लगाता है। जब वह इनकार करता है तो स्कॉट उसे स्नो का वीडियो फुटेज दिखाता है, जिसमें स्नो कर्नल को पीछे से गोली मार दी थी। हमारा हीरो दावा करता है कि फुटेज फर्जी है, लेकिन स्कॉट उस पर विश्वास नहीं करता। थोड़ी देर बाद स्नो का दोस्त और साथी एजेंट हैरी शॉ आता है और आगे की पूछताछ के लिए स्कॉट की जगह ले लेता है। स्नो को उस पर भरोसा होता है, इसलिए वह चुपके से उसे अपने परिचित मेस के बारे में बता देता है, जिसके पास चोरी के राजों वाला ब्रीफकेस है। इस बीच मेस ट्रेन से उतर जाता है और स्टेशन के एक लॉकर में ब्रीफकेस छिपा देता है। इस दौरान एक पुलिस वाले को लॉकर की चाबी मिल जाती है। पुलिस वाला उसे चाबी देने के लिए बुलाता है, लेकिन मेस डर जाता है और हड़बड़ाहट में तेजी से जाने लगता है, जिसके कारण एक यात्री से टकरा जाता है, जिससे उसकी बंदूक गलती से जमीन पर गिर जाती है और फायर हो जाती है, जिसके कारण दूसरे पुलिस वाले को चोट लग जाती है। इसलिए मेस को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हमें राष्ट्रपति की बेटी एमिली वर्नॉक से मिलवाया जाता है, जो अपने बॉडीगार्ड हॉक और अपनी सहयोगी कैथरीन के साथ एक अंतरिक्ष यान में है। वह जेल वार्डन बार्न्स से बात कर रही थी, जो उन्हें अपने मिशन के बारे में डिटेल में जानकारी देता है। पता चलता है कि यह ग्रुप MS-1 की ओर जा रहा है, जो एक मैक्सिमम सिक्योरिटी वाला अंतरिक्ष कारावास है, जिसमें 500 कैदी रहते हैं। बॉन्स बताते हैं कि MS-1 दुनिया की एकमात्र ऐसी जेल है जहां मिसबिहेव या दंगे नहीं होते, क्योंकि वो कैदियों को सुला देते हैं। हालांकि यही बात एमिली को चिंतित करती है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैदियों को स्थिर अवस्था में रखने से उनमें मानसिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। पहुंचने पर लिफ्ट से हाइबरनेशन चैम्बर में जाने से पहले वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से गुजरते हैं। इस दौरान एमिली बॉन्ड से पूछती है, क्या इस जेल का असली मकसद इंसानों पर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रभाव का टेस्ट करना है? हालांकि बॉन्ड जवाब देता है कि वह सिर्फ एक कर्मचारी है और इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो एक बड़े चैम्बर में पहुंचते हैं जहां हाइबरनेशन कैप्सूल हैं। इंटरव्यू लेने से पहले वार्डन सभी हथियार जमा करवा लेता है। इसके बावजूद हॉक एक गन अपने शूज में छिपा लेता है। इसके बाद वार्डन एमिली को इंटरव्यू लेने के लिए अलाउ कर देता है। थोड़ी देर बाद एक विक्षिप्त कैदी हाइडेल को लाया जाता है। एमिली उसकी मेंटल स्टेबिलिटी का एनालिसिस करने के लिए कुछ सवाल पूछती है, लेकिन हाइडेल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। इसलिए हॉक उसके सिर को टेबल पर तेजी से पटकता है और कहता है कि चुपचाप शांति से जवाब दो।
हाइडेल इस मौके का इस्तेमाल बॉडीगार्ड की बंदूक चुराने के लिए करता है और रैंडम डायरेक्शन में गोली चलाने लगता है। इससे एक विस्फोट होता है। हाइडेल अपनी जंजीरों को गोली मारता है और खुद को कांच के कमरे से मुक्त कर लेता है। एमिली घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पैरों में गोली लग जाती है। इसके बाद हाइडेल कंट्रोल रूम में प्रवेश करता है और एक वैज्ञानिक को सभी कैप्सूल खोलने की धमकी देता है। अपनी जान का खतरा महसूस करते हुए वैज्ञानिक उसके आदेश का पालन करता है, लेकिन फिर भी मारा जाता है। इसके बाद कैदी अपने कैप्सूल से बाहर निकलते हैं और पहरेदारों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे दंगा भड़क उठता है। कैदियों में से एक हाइडेल का बड़ा भाई एलेक्स है, जो कैदियों के ग्रुप को लीड करता है। अंत में वे पूरे परिसर में फैल जाते हैं और सभी को बंधक बना लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें इंटरव्यू रूम को दिखाया जाता है, जहां हॉक को होश आता है और ले जाए जाने से पहले स्कॉट को तुरंत एक चेतावनी मैसेज भेजता है। चल रहे हंगामे को चेक करने के लिए लो ऑर्बिट पुलिस डिपार्टमेंट एलओपीडी को सचेत करता है, जो फिर जेल जहाज को निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ता है। पुलिस के आने की भनक पाकर एलेक्स एक वैज्ञानिक को सिक्योरिटी सिस्टम स्टार्ट करने के लिए मजबूर करता है। हाइडेल फिर एक बड़ा बटन दबाता है, जिससे जेल जहाज पुलिस जहाजों पर गोली चला देता है। पृथ्वी पर हैरी और स्कॉट राष्ट्रपति वार्नॉक को MS-1 में हो रही घटनाओं की जानकारी देते हैं। स्कॉट फिर स्थिति को संभालने के लिए एक विशेष बल तैनात करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन हैरी का कहना है कि इससे बंधुओं को खतरा हो सकता है। इसके बजाय वह एक अल्टरनेटिव प्लान बताता है। राष्ट्रपति की बेटी को बचाने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक आदमी को भेजना होगा। चुना गया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्नो है। हमारा हीरो शुरू में तो जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि मिशन बहुत खतरनाक है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेज भी MS-1 पर है, तो वह अपना मन बदल लेता है। अगले सीन में स्नो, हैरी और स्कॉट एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर अपने मिशन के लिए निकल पड़ते। रास्ते में स्नो को 5वें स्तर पर एक एस्केप पोड के बारे में बताया जाता है, जो उन्हें जेल के जहाज से ऊपर बाहर निकालेगा। उसे कुछ विस्फोटक और एक नक्शा भी दिया जाता है। कई घंटों बाद तीनों एलओपीडी पहुंचते हैं। एक अधिकारी उन्हें बताता है कि एलेक्स ने एक नेगोशिएटर की मांग की है। यह सुनकर स्कॉट को एक विचार सूझता है। चूंकि कैदियों को नहीं पता कि एमिली राष्ट्रपति की बेटी है, वह एलओपीडी अधिकारियों में से एक को नेगोशिएटर के रूप में भेजते हैं। निर्देश अनुसार अधिकारी जेल जहाज में प्रवेश करता है और पहले कम से कम एक बंधक को रिहा करने के लिए बातचीत करता है। जब कैदी लोग सहमत होते हैं, तो अधिकारी कहता है कि बंधक एक घायल महिला होनी चाहिए, जिससे एलेक्स एमिली को चुनता है। हालांकि हाइडेल उसे जाने देने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे उससे कुछ और भी चाहिए था। और फिर विक्षिप्त आदमी कैथरीन को गोली मार देता है और अधिकारी से उसे ले जाने के लिए कहता है। हालांकि गोली सीधे उसके छाती में लगी है, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। इस बीच स्नो एलओपीडी से निकल जाता है और कैदी जहाज पर उतरता है, जिसे एक कैदी द्वारा देख लिया जाता है, जो तुरंत एलेक्स को बता देता है और कहता है यह ट्रैप है। इसलिए एलेक्स गुस्से में नेगोशिएटर को गोली मार देता है और इन्वेडर को पकड़ने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद उसकी नज़र एमिली के पहचान पत्र पर पड़ती है और उसके सरनेम से उसे पता चलता है कि वह राष्ट्रपति की बेटी है। इस बीच एमिली और हॉक लिफ्ट में हैं और उन्हें वापस हॉस्टेज रूम में ले जाया जा रहा है। भागने का मौका भांपकर एमिली एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और कैदी पर स्प्रे करती है, जबकि हॉक उसे घूंसा मारता है। उसी समय लिफ्ट खुलता है और स्नो दिखाई देता है। उसे एक हमलावर समझकर कैदी उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जबकि एमिली और उसका बॉडीगार्ड वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर संघर्ष करने के बाद स्नो विस्फोटक से कैदी का सिर उड़ाने में कामयाब हो जाता है। इस बीच एमिली और हॉक एक सुरक्षित कमरे में छिप जाते हैं और बचाव दल के आने का इंतजार करते हैं। हालांकि एक समस्या है, ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित है। कुछ ही देर बाद एलेक्स और उसके आदमी उन्हें सुरक्षित कमरे में ढूंढ लेते हैं। अपराध सरगना अपने एक आदमी से दरवाजा खोलने के लिए एक इंजीनियर लाने को कहता है। एक बुजुर्ग इंजीनियर को वहां लाया जाता है, लेकिन वह इतना डरा हुआ है कि दरवाजा नहीं खोल पाता, जिसके कारण एलेक्स एक और इंजीनियर को बुलाने से पहले उसे बेरहमी से गोली मार देता है। दूसरी तरफ हैरी स्नो को गुप्त रास्तों से एमिली के कमरे की ओर ले जाता है। रास्ते में उसकी नज़र एक रोटेटिंग सिस्टम पर पड़ती है, जो ग्रेविटेशन पैदा करती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसमें कूद पाता, एक कैदी उसे देख लेता है और हमला कर देता है। फिर दोनों हवा में तैरते हुए लड़ते।
कंट्रोल रूम में मौजूद हाइडेल यह देख लेता है और कंप्यूटर सिस्टम पर गोली चला देता है, जिससे रोटेटिंग सिस्टम बंद हो जाती है। ग्रेविटेशन फोर्स हट जाने से कैदी नीचे गिर जाते हैं, जबकि स्नो रस्सी पर लटका रहता है। जब हैरी को यह पता चलता है तो वह रोटेटिंग सिस्टम को फिर से स्टार्ट कर देता है, जिससे स्नो ऊपर चढ़ जाता है। इस बीच सुरक्षित कमरे में ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिससे स्थिति और बिगड़ रही थी। इसलिए हॉक एक कठिन डिसीजन लेता है और अपने आप को शूट कर लेता है, ताकि एमिली को ज्यादा समय मिले। कुछ देर बाद स्नो सुरक्षित कमरे के ठीक ऊपर पहुंचता है और दीवार विस्फोट से उड़ाकर कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर एमिली बेहोश। डॉक्टर के गाइड करने पर स्नो एमिली को पुनः होश में लाता है। तभी एलेक्स दरवाजा खोलकर अंदर आता है। तब तक स्नो एमिली को लेकर निकल चुका। रास्ते में वो एक गलत मोड़ ले लेते हैं, जिसके वजह से एक कमरे में झटके से गिर जाते हैं। इसके बावजूद वो एक अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां स्नो एमिली के पैर की चोट का इलाज करता है। इस दौरान एमिली अन्य बंधकों के बारे में, जिस पर स्नो जवाब देता है वह बस उसे बचाने के लिए आया है। दोनों फिर एग्जिट रूम की खोज करते हैं। वो जल्द ही एक सप्लाई रूम में पहुंचते हैं, जहां स्नो उससे पहनने के लिए कैदी की वर्दी देता है। इसके अलावा वह उसके खूबसूरत बाल काटता है और उसे रंग देता है, ताकि वह कैदी की तरह दिखे। अगले सीन में एलेक्स स्कॉट से बात करते हुए दिखाई देता है, यह दावा करते हुए कि वह अब राष्ट्रपति की बेटी के बारे में जानता है। फिर वह उसे धमकी देता है कि अगर वो उनकी मांगे पूरी तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगा। यह समाचार प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति तत्काल एलओपीडी में। दूसरी ओर स्नो और एमिली, जो अब भेष बदल चुके हैं, हाइबरनेशन चैम्बर में प्रवेश करते हैं और मेस की तलाश में अन्य कैदियों के बीच में चलते हैं। उन्हें जल्द ही टैटू वाले कैदियों में से एक ने रोक लिया, लेकिन स्नो उसे पीटकर आगे बढ़ जाता है। आगे जाने पर उसे अपना दोस्त मेस मिल जाता है। स्नो अपने दोस्त को गले लगाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि पता चलता है कि मेस की स्टेसिस की वजह से डिमेंशिया हो गया है। स्नो उससे पूछने की कोशिश करता है ब्रीफकेस के बारे में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद कैदी बाहर से दरवाजा ड्रिल करना शुरू कर देते हैं, इसलिए तीनों वहां से भाग निकलते हैं। इसी दौरान MS-1 अपना नियंत्रण खो और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से टकरा जाता है। टक्कर के कारण मेस बाकियों से अलग हो जाता है। स्नो उसे पैनिक बटन दबाने के लिए कहता है, लेकिन मेस समझ नहीं पाता। बदकिस्मती से समय बीत जाता है और बेचारा जमकर मारा जाता है। इसके बाद स्नो आखिरकार एमिली को स्केप पोर्ट तक ले जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसमें सिर्फ एक ही सीट है। यह एहसास होने पर कि उसे यहाँ मरने के लिए भेजा गया है, वह एमिली को उसके रास्ते पर भेज देता है, यह झूठा वादा करते हुए कि वह अगले पॉड में उसके। हालांकि एमिली पॉड को अपने बिना ही लॉन्च होने देती है, क्योंकि वह अभी भी बंधकों को बचाना चाहती है। उसे लगता है कि जब तक वह जहाज पर नहीं पहुंचती, उसके पिता किसी भी हमले की इजाजत नहीं देंगे। तभी हाइडेल जहाज की स्क्रीन पर प्रकट होता है और धमकी देता है कि अगर एमिली ने अपना स्थान नहीं बताया तो वह सभी बंधकों को मार डालेगा। चिंतित होकर वह उनकी बात मान लेती है, लेकिन वह फिर स्नो उसे ले जाता है और वो एक एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंचते हैं। वहां उन्हें इस बात के सबूत मिलते हैं कि कैदियों का असल में अवैध रूप से परीक्षण विषयों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। जब दोनों अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे, तभी एलेक्स और उसके आदमियों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। स्नो उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली लगती है, जिससे वह शाफ्ट में गिर जाता है। एलेक्स फिर एमिली को वापस कंट्रोल रूम ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके इम्पेशेंट भाई ने सभी बंधकों को। अब जबकि उसके पास बातचीत के लिए सिर्फ एमिली ही बची है, एलेक्स एलओपीडी से संपर्क करता है और राष्ट्रपति को धमकी देता है कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो वह उनकी बेटी को एमिली अपने पिता से बात करती है और अंतरिक्ष यान को उड़ा देने का आग्रह करती है, क्योंकि सभी बंधक मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए इनकार कर देते हैं। कोई और विकल्प न होने पर स्कॉट उन्हें अस्थायी रूप से राष्ट्रपति कमान से मुक्त कर देता है, जिसकी संविधान अनुच्छेद। अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यक्तिगत चिंताओं को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे तब। इसके बाद स्कॉट MS-1 के विनाश को हरी झंडी दे देता है। इस बीच हैरी स्नो से संपर्क करता है, जो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट की बदौलत अभी भी जीवित है। हैरी उसे अतिरिक्त स्पेस सूट के बारे में बताता है और उसे तुरंत उसे पहनकर यान से बाहर निकलने का आग्रह करता है।
कैदियों के जहाज में हाइडेल एमिली पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे रोक देता है। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कुछ देर तक आगे पीछे चलती रहती है, लेकिन अंत में खतरनाक हाइडेल अपने भाई को चाकू से मारकर मार डालता है। फिर वह एमिली के लेकिन स्नो उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। जैसे ही एलओपीडी सुरक्षा बल भेजा जाता है, स्नो और एमिली स्पेससूट कंपार्टमेंट की ओर दौड़ पड़ते हैं। कैदी उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो किसी तरह डिब्बे में घुसने और दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान सुरक्षा बल जेल के जहाज पर 30 सेकंड के टाइमर के साथ कई विस्फोट इस समय सीमा के भीतर स्नो और एमिली अपने स्पेससूट पहनते हैं और जहाज के फटने से ठीक पहले उससे कूद जाते हैं। कुछ देर तक मुक्त रूप से गिरने के बाद वो सौभाग्य से पृथ्वी पर सुरक्षित उतरने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद एमिली को बचा लिया जाता है, जबकि स्नो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद वह अस्पताल में दिखाई देती है और मेस द्वारा अपने अंतिम क्षणों में बताई गई बातों को समझने कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि मेस की बेतुकी बातें दरअसल एक कोड थी, जो ब्रीफकेस के ठिकाने का वह कोड का इस्तेमाल करके ब्रीफकेस को सफलतापूर्वक बरामद कर लेती है। वह उस मोटल के कमरे में भी जाती है जहां फ्रैंक की हत्या हुई थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस दिन असल में क्या हुआ था। कुछ खोजबीन करने पर एमिली को आखिरकार पता चलता है कि स्नो ने एक अदृश्य घुसपैठियों पर गोली चलाई थी, जो कर्नल पर था, जिसके रिजल्ट में स्कॉट, जो पड़ोसी की छत से देख रहा था, छत पर बैठे लोगों को लगा कि स्नो ने फ्रैंक को गोली मारी है। एमिली फिर ब्रीफकेस अपने पिता के पास ले जाती है, ताकि वह जरूरी कार्रवाई कर सके। कई दिनों बाद पुलिस को पता चलता है कि हैरी ने फ्रैंक को मरवाया था और उसे गिरफ्तार इसके बाद स्नो को छोड़ दिया जाता है और उसका सारा सामान वापस कर दिया जाता है। फ्रैंक ने अपनी मौत से पहले लाइटर दिया था। लाइटर में एक मेमोरी कार्ड छिपा होता है, जिससे एक सिगरेट जलाने की कोशिश करते हुए स्नो को पता चलता है कि असली चीज वही है जिसकी रक्षा कर्नल उससे करवाना चाहते थे। अचानक एमिली उसके पास आती है, जो उसका असली नाम मैरियन जानने के बाद उसे चिढ़ाती है। फिल्म का अंत इस जोड़े के साथ एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए दूर यह थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए